हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी सीरीज में। इस सीरीज का उद्देश्य है प्रतिदिन केवल एक कॉन्सेप्ट को समझना और इतनी मजबूती से समझना कि प्रीलिम्स में कोई भी प्रश्न न छूटे। और आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, जो कि भारत के लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। इस टॉपिक से बीपीएससी में हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते ही रहते क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है इसको समझना, पंचायती राज व्यवस्था को। तो पहला क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है रोजगार सृजन, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और जनता की राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, तथा ऑप्शन डी है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। तो इसका आंसर होगा डी। इसका मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो हम जब डिस्कशन करेंगे आगे का कॉन्सेप्ट, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन है ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, जिला परिषद का अध्यक्ष या राज्यपाल द्वारा गठित आयोग। राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग पंचायतों में वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 200 अगले क्वेश्चन की, जो कि है अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिला कलेक्टर। तो इससे ये समझ में आता है कि इसका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, तो हम आर्टिकल को भी अच्छे से देखेंगे इसमें। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था का निर्धारित की गई है? ऑप्शन है ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तरों पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण, क्षेत्रीय, जनपद एवं राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चार स्तरीय संरचना। ऑप्शन सी है ग्रामीण एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना। और ऑप्शन डी है ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है, इसका ध्यान इसमें बताया गया, जो कि ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और जनपद स्तर पर। तो दोस्तों हमने क्वेश्चंस तो देख लिया, अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि हमारा आने वाले 72nd बीपीएससी में पंचायती राज व्यवस्था से आया प्रश्न गलत ना हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है। पंचायती राज प्रणाली का अर्थ होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, अर्थात गांव का शासन गांव के लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं चलाते हैं। इसी कारण जो पंचायती राज है उसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जड़ें कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पंचायती राज व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का शासन स्वयं ग्रामीण जनता द्वारा उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। ध्यान रखना है, लोकतंत्र ऊपर से नहीं नीचे से मजबूत होता है। अब बात करते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। प्राचीन भारत में गांव में सभा होती थी, पंचायतें होती थी तथा गढ़ जैसी संस्थाएं होती थी जो कि विवाद निपटान और सामुदायिक निर्णय लेती थी। फिर वही जब ब्रिटिश काल आया तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बात की, तो इसलिए लॉर्ड रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहा जाता है। और उसमें उन्होंने सीमित अधिकार दिए तथा वास्तविक शक्ति नहीं दिया था। स्वतंत्रता के बाद भी पंचायती राज व्यवस्था प्रभावी नहीं थी, इसलिए समय समय पर कई समितियां गठित की गई ताकि ग्रामीण स्वशासन को मजबूत किया जा सके। अब हम जानते हैं पंचायती राज से संबंधित स्वतंत्रता के बाद जो महत्वपूर्ण समितियां गठित की गई थी उसके बारे में। तो पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में हुआ था और इसका उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करना। और इसने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। पहला था ग्राम पंचायत जो कि ग्राम लेवल पे था, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। पंचायत समिति को सबसे शक्तिशाली संस्था बनाने की सिफारिश की थी तथा ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, जैसा कि हमने ऊपर देखा। अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति जो कि 1978 में थी। इसके गठन मतलब जो अशोक मेहता समिति थी इसका गठन 1978 में किया गया था। इसने द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश दी थी
जो कि था मंडल पंचायत और जिला परिषद। इसने जिला परिषद को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की थी तथा इसने राजनीतिक दलों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करने की बात की थी और इसने सबसे ज़्यादा जरूरी नियमित चुनाव पर जोर दिया था। तो आपको ध्यान रखना कि अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट, इसकी बात किया था। फिर आती है अगली समिति जो होती है GVK राव समिति थी, जो कि 1985 में गठित हुई थी, 1985 में। और इसकी सिफारिश थी कि पंचायती राज को ग्रामीण विकास की आधार इकाई बनाना तथा जिला स्तरों को योजना निर्माण की धुरी बनाना तथा प्रशासनिक नियंत्रण कम करना, साथ ही साथ पंचायतों को वास्तविक अधिकार देने की बात GVK राव समिति ने की थी। तो ध्यान रखना, प्लानिंग में पंचायतों की भूमिका GVK राव समिति की सिफारिश थी। फिर आती है LA सिंघवी समिति, जो कि 1986 में थी, LM सिंघवी समिति। इसने सिफारिश किया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और ग्राम सभा को लोकतंत्र की आत्मा माना जाए, और इसी के पश्चात विवेक केंद्रीकरण को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुआ था, जिसका रिजल्ट था 73वां संविधान संशोधन 1992। तो ध्यान रखना कि 73वां संविधान संशोधन LM सिंघवी समिति की सिफारिशों का रिजल्ट था। अब बात करते हैं पंचायती राज का संवैधानिक आधार। इन समितियों की सिफारिश के आधार पर जो भी थी, ये बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति और LM सिंघवी समिति, तो इन सारी समितियों के सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया, जिसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। तो ध्यान रखना है। और इस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था भाग 9, जो कि अनुच्छेद 243 से 243O तक है, और 11वीं अनुसूची में 29 विषय। तो ध्यान रखना है, पंचायती राज प्रणाली का वर्णन संविधान के भाग 9 में है। अब बात करते हैं पंचायतों की संरचना की। त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जो कि सबसे निचली और बुनियादी इकाई होगी, तथा उसका जो हेड होगा वो सरपंच प्रधान होगा, तथा वार्ड सदस्य होंगे और इनका चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होगा। फिर आता है मध्य स्तर पर पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत, और ये ग्राम पंचायतों के बीच की कड़ी होती है और योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी करते हैं। फिर आता है जिला स्तर पर जिला परिषद, जो कि पूरे जिले का ग्रामीण प्रशासन करता है और विकास योजनाओं का अंतिम समन्वय करते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि 20 लाख से जो कम जनसंख्या वाले राज्यों में ये मध्य स्तर अनिवार्य नहीं है। मतलब वे जो जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, उन राज्यों में तो तीसरा स्तर भी अनिवार्य है, यानी कि पंचायत समिति अनिवार्य है, लेकिन जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पे पंचायत समिति अनिवार्य नहीं है। अब बात करते हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा सबसे शक्तिशाली संस्था होती है तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता इसके सदस्य होते हैं, तथा इनका कार्य होता है पंचायत के कार्यों की निगरानी करना तथा योजनाओं की स्वीकृति देना और सोशल ऑडिट करना, और साथ ही साथ लाभार्थियों का चयन करना। तो आपको ध्यान रखना है, ग्राम सभा बराबर पंचायत की आत्मा। अब हम अनुच्छेद 243 से 243O को क्रमवार तरीके से समझेंगे। तो जो अनुच्छेद 243 है वो परिभाषा देता है पंचायत की, ग्राम सभा की और ग्राम की, जैसा कि हमने देखा इसमें। फिर जो अनुच्छेद 243A है ये ग्राम सभा की बात करता है कि ग्राम सभा पंचायती राज की सबसे शक्तिशाली संस्था होगी और इसके अधिकार राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाएंगे। फिर आता है 243B पंचायतों के गठन का बात, जो कि ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन। और जैसा कि हमने ऊपर बताया कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्य स्तर अनिवार्य नहीं है। फिर 243C संरचना की बात करता है कि पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा अध्यक्ष के चुनाव राज्य कानून के अनुसार होगा। और उसके बाद आता है 243D, जो कि आरक्षण की बात करता है। SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षण तथा अध्यक्ष पदों पर भी आरक्षण की बात अनुच्छेद 243D करता है। वही जब आता है 243E की बात, तो ये कार्यकाल का बात करता है कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी हर 5 वर्ष में चुनाव होगा और ये राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा और समय से चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता है
और अगर पंचायत भंग होता है तो भंग होने पर 6 महीने में ही चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाएगा। फिर आता है 243F, जो कि बताता है कि अयोग्यता राज्य विधानमंडल तय करेगा। वही 243G जो है वो शक्ति एवं कार्य की बात करता है। तो पंचायतों को स्वशासन की संस्था बनाने के लिए अधिकार दिए गए हैं 243G में, और 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं, और वे सारे 29 विषय हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य, सिंचाई, भूमि सुधार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण सड़कें और आवास, सामाजिक वानिकी। अब बात करते हैं 243H की, जो कि पंचायतों की वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं कि कर लगाने और वसूलने की शक्ति राज्य दे सकता है। तो आय के स्रोत यहाँ पे स्थानीय कर होते हैं, घर, बाजार, जल आदि, और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है यहाँ पे आय के स्रोत में, और केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से आय प्राप्त होता है, तथा CSR या विशेष परियोजनाओं के माध्यम से भी आय मिलता है राज्यों को। और राज्य वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित होता है, और पंचायतों को संसाधन वितरण की सिफारिश राज्य वित्त आयोग ही करता है, जिसका वर्णन 243I में किया गया है। अब बात करते हैं 243J की, कि राज्य कानून के अनुसार लेखा परीक्षा होगा। और 243K जो है वो पंचायत चुनाव की बात करते हैं कि पंचायत का चुनाव जो होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। फिर योजना निर्माण जो है वो जिला योजना समिति करेगी, जिसमें पंचायत प्लस नगर पालिकाओं की योजनाओं का एकीकरण होगा, और इसमें बॉटम अप प्लानिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। और उसके बाद 243L व M है वो अपवाद है, जो कि अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। फिर 243N जो है वो पहले से गठित पंचायतें कार्यकाल पूरा करेंगी, उसकी बात करता है। और 243O जो है वो पंचायत चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसकी बात करता है। तो ध्यान रखना है, वित्तीय व्यवस्था, स्थानीय कर और राज्य अनुदान तथा केंद्र योजनाएं। फिर आता है पंचायती राज्य का महत्व। ये लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करता है और स्थानीय जरूरतों पर आधारित विकास करता है, तथा राजनीतिक प्रशिक्षण का विद्यालय होता है जो पंचायती राज होता है, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो ध्यान रखना है, पंचायती राज का महत्व है विकेंद्रीकरण, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व का विकास और पारदर्शिता। और इसमें समस्याएं हैं कि वित्तीय निर्भरता होती है और प्रशासनिक नियंत्रण में समस्या है, और प्रशिक्षण की कमी होती है जो भी पंचायत लेवल के सदस्य होते हैं, और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है तथा तकनीकी संसाधनों का अभाव होता है यहाँ पे। और इसके लिए सुधार के उपाय हैं कि वास्तविक शक्तियों का हस्तांतरण किया जाए, डिजिटल पंचायत यानी ई पंचायत को विकसित किया जाए, और नियमित प्रशिक्षण दिया जाए, तथा ग्राम सभा को मजबूत किया जाए। साथ ही साथ सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाया जाए, यानी सोशल ऑडिट को अनिवार्य कर दिया जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का हमारा टॉपिक समझ में आया होगा, और अब आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल ही कम है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए सिविल सर्विसेज मंत्रालय के साथ। दोस्तों, आज की क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसके साथ जुड़ के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।